हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। स्वागत करता हूं फिर से आप सभी का इस नई क्लास में। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने नया चैप्टर शुरू कर दिया था जिसका नाम था दो चरों वाले रैखिक समीकरण, और कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन उसमें कवर कर लिए थे। उसी प्रकार के क्वेश्चन जो आज हम इस क्लास में भी करने वाले हैं। तो चलते हैं बिना देरी करे अपने टॉपिक की तरफ। आज का जो क्वेश्चन है वो है समीकरण x + 2y + के 5 = 0 और -3x - 6y + 1 = 0 के हल है। यानी ये दो समीकरण दी हुई है, x + के 2y + के 5 = 0 और -3x - के 6y + के 1 = 0 के हल है। तो ये पूछा हल कैसे है, इसके किस प्रकार के हल है। ऑप्शन दिए हुए अद्वितीय हल है, यानी अद्वितीय का मतलब होता है एक हल है, दो हल है, अनेक हल है या कोई हल नहीं है। ये पूछ रहा है इस क्वेश्चन में। देखो बच्चों, इस सवाल को करने से पहले इस क्वेश्चन का बेस समझ लेते हैं, यानी इसका थोड़ा सा बेस समझ लेते हैं इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले, क्योंकि जब तक इसका बेस समझ में नहीं आएगा ये क्वेश्चन नहीं होएगा। तो बेस क्या है इस क्वेश्चन का, ये अद्वितीय हल है। अद्वितीय मतलब एक हल है, इसका मतलब एक हल है। ये ऐसे भी लिख सकते हैं, एक हल है। अद्वितीय को एक हल भी बोला जाता है। इनका पता जो लगता है वो कैसे लगता है, इसके लिए हमें ये फॉर्मूले ध्यान रखना पड़ेगा। देखो, जो हमारे दो चरों वाली रैखिक समीकरण होती है उसका जो मानक रूप होता है, जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है उसकी, वो ये होती है। जो दो चरों वाली रैखिक समीकरण की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, जो मानक रूप होता है, वो ये होता है ax + के by + के c = 0। यदि दो समीकरण हो जाए तो बस यहां 1 लगा देंगे इस तरीके से, a1 b1 c1 a2x b2y + c2 0, इस तरीके से। ये पहली समीकरण और ये दूसरी समीकरण। तो इन्हीं समीकरण को ध्यान में रखते हुए हमें इनके बीच का रिलेशन बनाना है। रिलेशन बनाना क्या, रिलेशन दिया होता है और उसे हमें याद रखना होता है। जब आपको वो याद रहेगा तभी जो इस क्वेश्चन का आप आंसर जो है मतलब उसे आंसर जो है निकाल पाओगे, वरना नहीं निकाल पाओगे। अब वो रिलेशन क्या है इनके बीच का, उसे समझते हैं। देखो, यदि a1 / a2 = b1 / b2 इक्वल है c1 / c2, यदि a1 / a2 इनका अनुपात a1/a2 यानी x का जो गुणांक है a, यहाँ y का गुणांक क्या है b, और जो ये जो अचर पद है, यदि x का गुणांक फिलहाल यहाँ a1 है, इसी तरह x का गुणांक यहाँ a2 है, क्योंकि ये पहली समीकरण है इसमें, इसलिए देखो ये पहली समीकरण है इसलिए 1 1 लिखा हुआ है यहाँ। ये दूसरी समीकरण इसलिए 2 2 लिखा है। कंफ्यूज मत होइए, बात वही है। x का गुणांक यहाँ a कहलाया जाएगा, y का गुणांक b कहलाया जाएगा, और c जो है वो अचर पद है। तो a1 / a2 इनका अनुपात देखा जाता है। यदि इनका अनुपात b1 / b2 इनके अनुपात के बराबर आ रहा, फिर c1 / c2 अचर पदों का भी अनुपात देखा जाएगा। अगर तीनों के अनुपात बराबर आ रहे हैं तो क्या होता है, अनेक हल होता है। उसका मतलब होता है अनेक हल है, फिर होता है अनेक हल। इसके साथ में और दो बात भी लिख लेते हैं। अनेक हल होता है, साथ में होता है समपाती होता है। समपाती साथ में संपाती होता है, और संगत है। देखो, ये तीनों में से कुछ ही पूछ लेता है वो। हम तीनों चीज याद रखेंगे, अनेक हल है, संपाती है और संगत है। ये तीनों चीज याद रखेंगे। इन तीनों में से कोई भी एक चीज पूछ लेता है वो, जैसे इस तरह ऑप्शन दिए हुए यहाँ कोई भी एक ऑप्शन रख लेता है, वो एक चीज दे देता है। कभी कभी संगत वंगत में पूछ लेता है, संगत है असंगत है, इस तरह करके ऑप्शन यहाँ ये चीज रख। और कभी कभी ये पूछ लेता है संपाती है, समांतर है या प्रतिच्छेद करती है, इस तरीके से भी। तो आप तीनों की तीनों चीज याद रखेंगे अच्छे से। उसके बाद अगला जो रिलेशन है a1 / a2 = b1 / b2 इक्वल नोट c1 / c2। तब इस कंडीशन में यदि a1 / इनका अनुपात a1/a2 का अनुपात बराबर है b1 / b2 के अनुपात के, और जो c1 / c2 का अनुपात बराबर नहीं है, मतलब इनका अनुपात बराबर नहीं है यहाँ, तो तब जो है तब कोई हल नहीं है। तब लिखेंगे कोई हल नहीं।
कोई हल नहीं। ऐसी कंडीशन में जो होता है रेखाएं क्या होती है, समांतर होती है। क्या होती है, समांतर। समांतर है, समांतर, देखो ये समांतर है, समांतर है। और दूसरा क्या होता है, असंगत है। इस कंडीशन में होता है असंगत है। इस कंडीशन में क्या होता है, असंगत है। एक और होता है रिलेशन इनके, A1 बटे A2 इक्वल नोट B1 बटे B2। जब ये कंडीशन होती है A1 अपॉन A2, यानी इनका अनुपात जो है B1 B2 के अनुपात के बराबर नहीं है, तो क्या होता है, एक हल होता है। एक हल, केवल एक हल है, या इसे बोल देते हैं अद्वितीय हल। इसी में अद्वितीय हल, तो इसे अद्वितीय हल भी बोल देते हैं। और साथ में ये क्या होता है, संगत है, संगत है और प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद करती है। तो ये सब बोल लिखा जाएगा। एक हल है, इस कंडीशन में एक हल है, या अद्वितीय हल बोल दो, अद्वितीय हल। एक हल को ही अद्वितीय हल भी बोला जाता है। संगत है और प्रतिच्छेद करती है। प्रतिच्छेद का मतलब होता है इस तरह करके जानी है, दो रेखाएं ऐसे काट के जाएगी, एक बिंदु पे प्रतिच्छेद करके जाएगी। इस कंडीशन में क्या होता है, दोनों रेखाएं ऐसे समांतर होती है। दोनों की दोनों रेखाएं क्या होती है, समांतर, कहीं भी एक दूसरे को कहीं भी प्रतिच्छेद नहीं करेगी, समांतर चलती रहेगी। और तीसरी जो ये पहली कंडीशन है, संपाती। संपाती का मतलब क्या होता है, संपाती का मतलब होता है जब दो रेखा एक दूसरे के हर जगह ऊपर चलेगी। एक रेखा दूसरे रेखा के हमेशा हर जगह ऊपर ऊपर चलती रहेगी, एक दूसरे के ऊपर होकर चलेगी दोनों, तो उस जगह ऐसा बोला जाता है, इस कंडीशन को संपाती है। इस प्रकार के अनेक हल होते हैं, इसमें अनेक हल होते हैं। फिर तक दोबारा समझ लें इस बात को, A1 अपॉन A2 यदि इनके अनुपात सभी के बराबर है तो अनेक हल होते हैं, संपाती होते हैं। संपाती का मतलब होता है जब दो रेखाएं एक दूसरे के ऊपर ऊपर चलती है तो उसे बोला जाता है संपाती है। तीसरा होता है संगत है। संगत, ये इन तीन कंडीशनों में से कोई भी एक पूछ सकता है, कभी कभी दो भी पूछ लेता है, तो आपको ये तीनों ही याद रखनी है। तीसरा, ये तो पहली कंडीशन के लिए नियम है, ये दूसरी के लिए, यदि A1 अपॉन A2 इक्वल B1 अपॉन B2 इक्वल नोट C1 अपॉन C2, तो इस कंडीशन में कोई हल नहीं। इसका क्या होता है, इसमें समांतर होती है, दोनों रेखाएं क्या होती है, समांतर होती है और असंगत है। ठीक है, एक असंगत है। समांतर का मतलब है दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर चलेंगी, कहीं भी एक दूसरे को स्पर्श नहीं करेगी, समांतर ही चलेंगी। और तीसरी जो कंडीशन होती है वो होती है A1 अपॉन A2 इक्वल नोट B1 अपॉन B2। इस कंडीशन में एक हल होता है, या अद्वितीय हल बोल सकते हो उसे, एक हल है। और रेखाएं प्रतिच्छेद करती है। प्रतिच्छेद का मतलब एक ही पॉइंट पर प्रतिच्छेद करेगी, एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करके जाएगी, इस तरह करके, इस तरह होकर जाएगी, प्रतिच्छेद होती है एक ही बिंदु पर, तो प्रतिच्छेद होकर जाएगी। और साथ में संगत है, तो ये है संगत है। तो ये इसकी बेसिक जो नॉलेज थी, इस अगर आपको ये नॉलेज पता होगी, मतलब इसकी जानकारी रहेगी, तो तभी आप इस सोल्व कर पाओगे, वरना बिल्कुल नहीं। तो इसे अच्छे से याद रख के जाएंगे, पेपर में बहुत बार आता है, ऑब्जेक्टिव में भी और सब्जेक्टिव में भी पूछ ले जाते हैं, तो याद जरूर रखेंगे इसे। तो अब इस सवाल को सोल्व करते हैं। अब करते हैं इस सवाल को सोल्व। तो इसमें जो है, इस सवाल को जो है, अब देखो, सबसे पहले जो दो इक्वेशन दिए उसने, एक तो दिया x प्लस के 2y और प्लस के 5 इक्वल 0। तो A1 का मान कितना है 1, B1 का मान कितना है 2 और C1 का मान कितना है 5। दूसरी समीकरण से, जो दूसरी समीकरण हमारी माइनस के 3x माइनस के 6y प्लस के 1 बराबर 0, इससे जब निकालेंगे मान, तो A2 का मान कितना है माइनस के 3, B2 का मान कितना है माइनस के 6 और जो C2 है उसका मान कितना है 1। अब कंपेयर करके जो है अनुपात देखते हैं, इनके अनुपात निकालेंगे। तो A1 बटे A2, A1 कितना है 1 और A2 का मान कितना माइनस के 3, तो इसका तो ये आया। अब निकालते हैं B1 बटे B2। B1 का मान कितना है, B1 का मान ये रहा 2 और B2 का मान कितना है माइनस के 6। जब यदि हम इसे काटते हैं 2 एकम 2 2 3 6, तो इसका सोल्यूशन निकल के आया 1/3। देखियो A1 बटे A2 माइनस जो है 1 बटे, इस माइनस को ऊपर लिख लो, नीचे हर में कभी भी जो माइनस होता है वो नीचे हर में नहीं रखा जाता, ऊपर अंश में ले जाते हैं उसे। तो A1 बटे A2 का जो मान आया वो आया माइनस के 1/3। और देखो B1 बटे B2 का भी तो मान जो आ रहा है वो माइनस का 1/3 ही आ रहा है।
वही मान कितना आ रहा है -1/3 आ रहा। अभी तो A1/A2 बराबर चल रहा B1/B2 के। अभी C1/C2 और निकाल के देखते हैं। C1/C2, C1 का मान कितना है? जो C1 का मान है ये C1 है, C1 का मान है 5 और जो C2 है उसका मान कितना है 1। तो इसका मान जो आया वो अलग आ रहा है। तो कंडीशन ये वाली फॉलो हो रही है, A1/A2 इक्वल है B1/B2 और इक्वल नोट है C1/C2। ये C1 है, C1/C2 ये वाली कंडीशन फॉलो हो गई। और ये कंडीशन जब फॉलो होती है तो इसमें क्या क्या होता है? इस कंडीशन में होता है कोई हल नहीं, साथ में रेखाएं क्या होती है? समांतर होती है। रेखाएं क्या होती है? समांतर होती है। और असंगत, ये तीन होते हैं। कोई हल नहीं होता, रेखाएं कैसी होती है? दोनों समांतर होती है और असंगत होती है। ठीक है, तो इसमें जो पूछा है तो हमारा ऑप्शन कौन सा? कोई हल नहीं, ये वाला एक कोई हल नहीं, ये आएगा इसका सही आंसर। तो इस तरीके से हमें इनके जो है इसकी मतलब इस तरह सोल्व करके तब हम टिक करेंगे इसे और तब हमें पता लग जाएगा कि कौन सा हल है। तो इसमें आएगा ऑप्शन डी, कोई हल नहीं। इसका क्या है? कोई हल नहीं। तो इस तरीके से इस सवाल को करना था। जो अगला क्वेश्चन है वो भी बिल्कुल इसी तरीके का है, वो बस उसमें इक्वेशन बदल रखी है। तो उसे भी करके देख लेते हैं और तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा तुम्हारे को। मैं इक्वेशन ही लिख रहा हूँ इस बार। ठीक है, वो भी इसी तरीके का सवाल है। उसमें भी ये पूछा गया कि हल किस तरीके के, मतलब क्या हल है उसके, हल क्या है उसके। तो समीकरण लिख लेता हूँ बस। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें दिया है 5x - 15y और इक्वल में दिया हुआ 8। एक तो ये समीकरण दी हुई है और दूसरी समीकरण दी हुई है उसने 3x - 9y और इक्वल में दिया हुआ है 24/5। ये दिया हुआ है 24/5। ठीक है, ये इक्वेशन दी हुई है। देखो बच्चों, सबसे पहले जो विशेष बात ये ध्यान में रखनी है आपको कि ये जो फॉर्म फिलहाल देखो ये वाली जो समीकरण है, हमें जो है मानक समीकरण जो होती है, स्टैंडर्ड जो फॉर्म हो गए दो चरों वाली रैखिक समीकरण की, वो ये होती है, ये वाली। तो हमें समीकरण को इस फॉर्म में ही बदलना है। जब आप कंपेयर मतलब इनका रेशो निकालोगे, अनुपात निकालोगे, तो याद रखियो कि आप जो तुम्हें ये जो समीकरण है, ये जो समीकरण थोड़ा सा इधर उधर रूप बना हुआ रहेगा, जैसे इस तरीके से मिक्स कुछ बटे बटे में आ रहा है इस तरीके, तो ये ऐसे ना रखनी है, उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना, मानक रूप में लाना है पहले। तब उसके बाद तुलना करेंगे, मतलब तब जाके A1 के मान निकालेंगे, A1 B1 C1 इस तरह, तब मान निकालोगे और तब उनके अनुपात देखोगे और जब पता लगेगी इसका। नहीं तो अगर ऐसे डायरेक्ट करने लगे तो फिर मतलब गलती होने के चांस बहुत होते हैं इसके। इस प्रकार से गलती होने के चांस हो जाते हैं। देखो, तो सबसे पहले तो इसे थोड़ा सही रूप में लिख लेते हैं। इस समीकरण को 5x - 15y और 8 जो है मतलब 8 उसे लेके आए -8 बराबर 0। ये समीकरण 1 बनेगी। अब ये वाली जो समीकरण है, ये जो 5 लिखा हुआ है, पहले इसकी गुना कर लेते हैं। इसमें इस 5 की गुना इसमें कर लेते हैं। 5 या 15, 15x, 5 9 45, 45y और ये जो 24 है साथ साथ में इसे इधर की भी लेके आता मैं 24 बराबर 0। अब जो है, अब निकालेंगे मान। A1 बराबर कितना है 5, B1 बराबर कितना है -15 और C1 का मान कितना है -8। इसी तरह इससे A2 का मान कितना है 15, B2 का मान कितना है 45 और C2 का मान कितना है, वो है -24। तो इस तरीके से अब मान निकल के देखो। पहले ध्यान दो, मैंने इन समीकरण को जो अलग फॉर्म में बन रही है, मतलब जो थोड़ा सा इधर उधर संख्याएं थी, पहले उसे क्या करा, मैंने उसे एक मानक रूप में बनाया। यही काम आपको करना है। यदि नहीं हो रही है तो उसे पहले एक मानक रूप में बदलना है। ऐसे रूप में, ये रूप हो गया दो चरों वाले रैखिक समीकरण का जो मानक यानी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो ये होती है। तो आपको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में ही बदलना है उसे। अब ये बदल गई, उसके बाद A1 B1 C1 के मान निकालेंगे। इसी तरह A2 B2 और C2 के मान निकालेंगे। अब उनके अनुपात जो है वो निकालेंगे। तो A1/A2 बराबर कितना आया, A1 का मान 5 है, A2 का मान है 15। सोल्व करेंगे, 5 का 5, 5 के 15, जो कटे उसे काट देंगे 1/3। अब निकालेंगे B1/B2।
B1 का मान है -15 और B2 का जो मान है 45 है माइनस के। तो 15 कम 15, 15 3 45। देखो माइनस से माइनस भी कटेगा तो ये भी आगा 1/3। अभी सही बराबर आ रहे हैं। तो अब C1/C2, C1/C2 निकाल लो। तो माइनस के 8 बटे में माइनस के 24, माइनस से माइनस कटा 8 कम 8, 8 या 24। तो इसका मान भी कितना है 1/3। देखो 1/3 A1/A2 का आया, B1/B2 का कितना है 1/3 और C1/C2 का भी अनुपात कितना है 1/3। सभी का 1/3 1/3 यानी बराबर आए सबके। यानी ये कंडीशन फॉलो हुई है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। ये वाली कंडीशन फॉलो हुई है। और जब ये वाली कंडीशन फॉलो होती है कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, तो इस कंडीशन में क्या होता है, अनेक हल होते हैं। रेखाएं दोनों संपाती होती है। संपाती मतलब एक दूसरे के ऊपर चलेंगी, जहां तक जाएगी वहां तक एक दूसरे के ऊपर ही चलेगी। और संगत होता है। ये 3 कंडीशन होती है। तो इसका जो ऑप्शन बच्चों मैंने लिखा नहीं है, तो उसमें वही ऑप्शन आएंगे जो अभी पहले क्वेश्चन में करे। तो इसका जो आंसर आएगा क्या होगा, अनेक हल। ऑप्शन क्या जाएगा, अनेक हल या अनेक हल है। ठीक है, तो इसका आंसर है अनेक हल है। ये ऑप्शन वही जो पहले क्वेश्चन में करे वही ऑप्शन रखे रहेंगे बिल्कुल। तो बस इसे याद रखना कि इसका आंसर आएगा अनेक हल है। ये वाला इसका आंसर आ जाएगा अनेक हल है। इस तरीके से ये वाला भी क्वेश्चन करना था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं इसमें। देखो इसमें एमसीक्यू क्वेश्चन जो होते हैं वो कमी से मतलब ज्यादा नहीं आते इसमें से एमसीक्यू, क्योंकि इसके क्वेश्चन बड़े बने हैं। तो इसलिए इसमें एमसीक्यू तो में से तो बहुत कमी से आ गए। ज्यादातर इसमें सब्जेक्टिव में आ रहा है, बड़े क्वेश्चनों में से ज्यादा आता है। तो एक क्वेश्चन और है इसका अच्छा सा, जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिले थे वो उठाए हैं उसके लिए। बाकी तो ऐसे ही है, बाकी इसी प्रकार के थे, बस सोल्व करने और बार बार अनेक हल है या क्या उनके एक्स वाई के मान पूछ रहा, ये सवाल थे ज्यादातर। तो एक क्वेश्चन और है इसका। क्वेश्चन ये है, एक ये और है 2 अंकों की। हाँ ये सवाल अच्छा था, आया हुआ कई बार। 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का, 2 अंकों की एक संख्या 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग जो है 9 है, ये दिया हुआ है। और ये कह रहा यदि संख्या में 27 जोड़ दे, यदि संख्या में 27 जोड़ दे तो संख्या के अंक पलट जाते हैं, तो संख्या क्या है, ये क्वेश्चन था उसमें जो कई बार आया हुआ है, एमसीक्यू में पूछ लिया गया इसलिए लिखा है। तो ऑप्शन थे, पहला ऑप्शन था 25, दूसरा ऑप्शन है 72, तीसरा ऑप्शन था सी 63 और चौथा ऑप्शन था 36। ये 4 ऑप्शन थे। देखो बच्चों ये सवाल जो है, जो ये क्वेश्चन जो है 2 चर वाले रेखिक समीकरण का ही है, पर अधिकतर ये सब्जेक्टिव में ज्यादा पूछा जाता है। कभी कभार 1-2 बार आया है ऑब्जेक्टिव में, इसलिए मैंने उठा लिया फिर भी। पर देखो इस प्रकार के सवाल सब्जेक्टिव में सबसे ज्यादा आते हैं। तो आप समझेंगे करना कैसे है। देखो 2 अंकों की एक संख्या, और ये कह रहा संख्या के अंकों का जो योग है 9 है। माना संख्या, सबसे पहले माना भाई संख्या जो होती है, संख्या समझियो इस बात को, संख्या 2 अंकों की संख्या। तो 2 अंकों की संख्या तो सिंपल सी बात है, उसमें एक इकाई का अंक होएगा और एक दहाई का अंक होएगा। संख्या हमेशा यदि 2 अंकों की है तो एक इकाई के अंक से बनती है, एक दहाई के अंक से बनती है। तो सबसे पहले इसमें माना दहाई का अंक मान लिया, माना दहाई का अंक x है और इकाई का अंक y है, ये मान लेते हैं। तो संख्या क्या आएगी, संख्या बराबर, तो संख्या देखो संख्या का फॉर्मूला होता है, 2 अंकों की संख्या का फॉर्मूला है ये। संख्या बराबर 10 गुना दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक।
इकाई का अंक, ये फॉर्मूला होता है। तो संख्या 10 गुना ढाई का अंक क्या मानना हमने x प्लस वाई, इकाई का अंक क्या है y, तो संख्या बन के आई 10x प्लस के y, ये संख्या ये बन के आई 10x प्लस के y, ये संख्या बनी है इसकी, जो संख्या है 10x प्लस y ये बनी है। अब उसने साथ में कहा यदि संख्या में कहा अंकों का योग, ये साथ में ये बता रखा है अंकों का योग 9 है, अंकों का योग कितना है 9 है। चलो जी, अंक x प्लस वाई बराबर में 9, ये लिख दिया, x प्लस वाई ये अंकों का योग बताया 9 है। इससे ये इक्वेशन हमने फर्स्ट मान ली। अब ये जो संख्या ये जो आई, इसने कहा कि संख्या में 27 जोड़ दे तो संख्या के अंक पलट जाते हैं। संख्या ये है, इस संख्या में 27 जोड़ दो तो अंक पलट जाते हैं। अंक का मतलब जब संख्या बनाएंगे तो जहां दहाई का अंक है वहां तो इकाई का रखना है, और जहां इकाई का है वहां दहाई का, अंक इस तरह पलट जाते हैं। तो 10 गुना ढाई का अंक जो पहला ढाई का अंक है वो अब इकाई का बन गया, और जो इकाई का वो ढाई का, तो यानी इकाई के अंक की जगह यहाँ रखा जाएगा। अंक पलटने का मतलब ये है, इस बात को कह रहा हूँ। तो 10 गुना ढाई का अंक जो इकाई का है वो हो जाएगा उसकी जगह, तो और प्लस इकाई का जो इसको मैं ढाई का अंक का, तो ये पलट जाएंगे मतलब, तो ये पलटने के बाद ये बनी है संख्या नहीं। अब इसे सोल्व कर लेते हैं। इन्हें जो 10y को भी इधर लेके आया और x को भी साथ में, तो 10x माइनस के एक्स प्लस वाई, 10y इधर माइनस में आएगा, और जो 27 है इधर इसे बराबर से इधर की तरफ भेजा माइनस के 27, तो 10x में से एक x गया 9x, 10y में से एक y गया तो माइनस के 9y बराबर में माइनस के 27, 9 कॉमन आ गया तो x माइनस के y बराबर 27 माइनस के होगी माइनस के 27, 9 से 27 को भाग दिया तो 3, तो x माइनस के y बराबर माइनस के 3। समीकरण दूसरी जो आई है वो आई है x माइनस के y बराबर में 3। यहाँ कर रहा हूँ इसे, देखो एक पहली जो समीकरण है x प्लस वाई बराबर में 9, ये समीकरण है, और दूसरी समीकरण है ये x माइनस के y बराबर में माइनस के 3। ये दो समीकरण है, आपको बता रखा है कि सोल्व करने का। अभी पहले भी विलोपन विधि से सोल्व करके दिखाया था, तो विलोपन विधि से सोल्व कर लो। जोड़ने पे y से y कटेगा और 2x बराबर 9 में से 3 जाएगा। भाई देखो बेशक जोड़ रहे हैं, एक प्लस की एक माइनस की संख्या तो घटेंगी, 9 में से 3 गए तो 6, 2 से 6 को भाग दिया तो 3, x बराबर आया 3, x का मान आया 3। अब x का मान तो निकल गया, x का मान कोई सी समीकरण में रख लो, y का जाएगा, पहली में रख लिया तो पहली में रखने पे y का मान जो आएगा वो 6 आ जाएगा। तो y का मान कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, क्योंकि x की जगह देखो यहाँ रखा, कैसा आया वो देख लो एक बार, कुछ बच्चे अभी भी कंफ्यूज हो जा। y बराबर देखो ये 9 हाँ, तो x की जगह 3 रखा यहाँ प्लस y बराबर 9, तो 3 इधर भेज दिया तो y बराबर 9 माइनस के 3, तो y बराबर 9 में से 3 गया 6। वो इस तरीके से आया है, इस तरीके से आया, ठीक है ना, इस तरीके से। देखो बच्चों मैं बार बार इस बात को बता रहा हूँ कि बेसिक कैलकुलेशन सीखनी ही पड़ेगी यदि मैथ आगे तक लेकर चलना है, और यदि नहीं लेना है तो बच्चों आपकी इच्छा है जैसा करो, पर मैं बता रहा हूँ मैथ से पीछा नहीं छुड़ा सकते। और आगे भी मैथ, अगर आप ये सोच रहे कुछ बच्चे कि हाँ अभी मैथ को छोड़ दो आगे देखा जाएगा, और आगे वो जो बच्चे जो फिलहाल मैथ छोड़ना सोच रहे कि 11वीं से कुछ और ले लेंगे और मैथ से पीछा छूट ही जाएगा, क्यों ज़्यादा ध्यान देवे, तो बच्चों उन्हें बता दूं अगर उनके मन में आगे जाएगा कोई सरकारी नौकरी के मन में हो कि भाई सरकारी नौकरी करनी है, कोई हम यूपी पुलिस का या किसी भी चीज़ का फॉर्म भरेंगे, तो ध्यान रखो मैथ से पीछे छूटने वाला बिल्कुल नहीं है। उसके बाद भी वो मैथ आएगा तुम्हारे सामने, तब भी करना पड़ेगा। तो इससे तो अच्छा ये है कि अभी थोड़ा ध्यान दे लेते, और अगर अभी ध्यान दिया जाएगा तो आराम से दिक्कत नहीं आने वाली। मैंने आपको बताया कि मैं कुछ समय बाद बिल्कुल जीरो से ये समझो कि बिल्कुल नर्सरी वाले बच्चे की तरह आपको समझाऊंगा मैथ को बिल्कुल जीरो से, ठीक है। तो अभी फिलहाल जो ये इतना समय नहीं है कि आपको बिल्कुल छोटी छोटी कैलकुलेशन ज़्यादा समझाऊं, क्योंकि इतना समय भी नहीं है। फिलहाल टॉपिक की बात करेंगे। तो x का मान 3 आया, y का 6 आया। अब बस संख्या पूछा, तो ये आंसर नहीं है, अभी संख्या पूछने में संख्या कौन सी है, तो संख्या शुरुआत वाली संख्या ये थी, ये वाली 10x प्लस वाई, तो यहाँ रख लो 10 गुना x की जगह 3 प्लस y की जगह 6, तो 10 या 30 6 36, तो आंसर क्या है 36। तो 36 कौन सा ऑप्शन है डी, तो आंसर हमारा डी है। इस तरीके से इस सवाल को, ये सवाल इस तरीके से होना था। इस तरीके का कोई भी सवाल आएगा तो बिल्कुल इसी तरीके से ही करेंगे,
और मैं बता दूं, बार बार बोल रहा हूँ इस बात को कि ये क्वेश्चन ज़्यादातर सब्जेक्टिव में ही आता है। ऑब्जेक्टिव में रख दिया, कभी कभार रख देते हैं, कोई होते हैं एग्जाम में, कोई जो पेपर बनाते हैं कभी कभी ऐसे रहते हैं कि भाई आ गई उसके मन में, रख दिया पेपर क्वेश्चन और एमसीक्यू में, पर ये ज़्यादातर क्वेश्चन सब्जेक्टिव का ही है। तो बच्चों मैं ये बता दूं कि जो दो चर वाले रैखिक समीकरण है इसमें अधिकतर जो क्वेश्चन है वो बड़े बनते हैं, छोटे एमसीक्यू क्वेश्चन कम ही होते हैं। तो जो जो खास खास क्वेश्चन थे वो मैंने लगभग तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि पूरी करवा दी, लगभग मैं खत्म करवा दिए। जिस तरीके के जो क्वेश्चन थे दो चर वाले रैखिक समीकरण में जो एमसीक्यू क्वेश्चन बनने वाले जहाँ से चांस है वो बता दिए। जो इक्का दुक्का है उन्हें आप इधर उधर से मतलब जो भी आपको जहीं से ठीक लगे उस में से और देख लियो। बाकी ये मैंने जो है जो बताए है इनसे वैसे छूटने वाला नहीं है, आप इन्हें ही तैयार करते रहो, आपको बिल्कुल नहीं चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, इससे बाहर आने वाला नहीं है, इस बात की मैं गारंटी कर रहा हूँ एमसीक्यू की। ठीक है, तो आप इन सवालों को अच्छे से करो, बाकी नोट जरूर करते रहो और साथ में रिवीजन जरूर करते रहो। अगली क्लास में हम नया चैप्टर शुरू कर देंगे और मैं जल्दी से जल्दी कोशिश कर रहा हूँ कि क्लास में जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा जो चैप्टरों को एमसीक्यू क्वेश्चन करा दूँ। तो दोस्तों नोट जरूर करते रहे मैं, ठीक है, और इसका रिवीजन जरूर करते रहे, घर पर कई कई बार प्रैक्टिस करें। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।